Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्यूरिक्स इस सब्जेक्ट का पॉइजन्स एक्ट 1919 और उसका हम रिवीजन देखने वाले हैं इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन फॉर द एग्जिट एग्जाम 2022। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइजन्स एक्ट ईयर ऑफ पासिंग, तो कौन से दिन को इस एक्ट को पास किया गया था और वो तारीख है 3 सितंबर 1919 को, मतलब 3 सितंबर 1919 को पॉइजन्स एक्ट को पास किया गया था। दिस एक्ट was extended whole India except जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक्ट पूरे भारत में लागू किया था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर छोड़कर। जम्मू और कश्मीर छोड़कर पूरे इंडिया में इस एक्ट को लागू किया गया था। और इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू पास दिस एक्ट वाज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंपोर्ट, पोजेशन एंड सेल्स ऑफ पॉइजन। तो ऑब्जेक्टिव था कि जो भी आयात या फिर निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था पॉइजन्स का, उसके ऊपर निगरानी रखना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, और जो सेल्स होती थी, कोई भी इंसान पॉइजन्स को बेचता था उसके ऊपर भी कंट्रोल या फिर निगरानी रखने का काम इस एक्ट से हमें मालूम पड़ता है या फिर पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट, possession for sale and sale of any poison। तो ऑथोरिटी फॉर सेल्स ऑफ एनी पॉइजन, तो किसको ये हक होता था पॉइजन सेल करने का? तो पहले के जमाने में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनको ही ऑथोरिटी रहती थी। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू पास द लाइसेंस। फिर क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू करने शुरू कर दिए, ताकि जो भी उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा रहता था पॉइजन के सेल के ऊपर या फिर उनके रेगुलेट करने के ऊपर, तो वो क्या करें, उनको आउटसोर्सिंग करने लगे, लाइसेंस पास करने लगे लोगों को। तो क्या रोल रहता था स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट का? तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड फिक्सिंग ऑफ फीस। जो भी लाइसेंस ग्रांट किया जाता था किसी इंसान को या फिर किसी प्रोफेशनल इंसान को, तो उस लाइसेंस की उसका रोल देखा जाता था, उसका पूरा कैरेक्टर देखा जाता था। साथ ही साथ फिक्सेशन ऑफ फीस, उनसे क्या फीस हमें लेनी चाहिए उसके बारे में भी देखता था स्टेट गवर्नमेंट। क्लासेस ऑफ पर्सन टू हुम लाइसेंस इज ग्रांटेड, मतलब उस इंसान को या फिर उस प्रोफेशनल इंसान के क्लास को देखा जाता था, उसके पूरे कैरेक्टर को भी देखा जाता था। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन टू बी सोल्ड टू एनी पर्सन, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिमिट क्या रह सकती है किसी भी इंसान को पॉइजन बेचने की? उसके बाद नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर फॉर द सेल ऑफ पॉइजन। तो जब कभी पॉइजन को सेल किया जाता था तो उस सेल को या फिर उस खरीदारी को एक रजिस्टर में मेंटेन करना अनिवार्य था। और साथ ही साथ जो जिस जगह पे पॉइजन को स्टोर किया जाता था या फिर जिस दुकान में पॉइजन को स्टोर किया जाता था सेल्स के लिए, तो उसको एक सेफ कस्टडी में रखा है क्या नहीं, इसको देखना, इसके ऊपर कंट्रोल रखना और उसको लेबल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन टू बी सोल्ड और पोजेशन ऑफ पॉइजन, तो कौन अथॉरिटी या फिर किस अथॉरिटी के पास वो पोजेशन रहता था? तो वो स्टेट गवर्नमेंट था। इंपोर्ट ऑफ पॉइजन, अगर किसी दूसरे देश से पॉइजन लाना था तो वो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अलाउड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट्स द ग्रांट ऑफ सच लाइसेंस। तो अगर किसी इंसान को या फिर किसी प्रोफेशनल इंसान को जिसके पास लाइसेंस है स्टेट गवर्नमेंट का, अगर उसको किसी दूसरे देश से पॉइजन इंपोर्ट करना है या फिर लाना है, तो उसके रेगुलेशन अलग रहते थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करते थे, और उसके लाइसेंस के ऊपर भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन रहती थी। उसके बाद नेक्स्ट,
ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर कोई पॉइजन्स एक्ट 1919 को कोई वायलेट करता था या फिर उसके लॉज को कोई तोड़ता था तो उसके क्या पेनल्टीज रहते थे, क्या सजा रह सकती है। ब्रीच ऑफ एनी कंडीशंस इन पॉइजन्स एक्ट फॉर इंपोर्टेशन ऑफ एनी पॉइजन ग्रांटेड टू हिम आर पनिशेबल। तो अगर कोई प्रोफेशनल इंसान या फिर कोई इंसान इस एक्ट को या फिर इस पॉइजन एक्ट के नियमों को तोड़ता है, तो अगर वो पहली बार तोड़ता है तो उसका गुनाह है या फिर उसकी पेनल्टीज है 500 रुपीज फाइन एंड 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट और बोथ, या फिर उसको 500 रुपए का दंड भरना पड़ता था या फिर 3 महीनों की जेल की सजा। अगर वो दूसरी बार उसको पकड़ा गया है पॉइजन एक्ट को वायलेट करने से तो उसको 1000 रुपीज का फाइन, मतलब 1000 रुपए का फाइन और 6 महीनों की जेल की सजा उसे मिलती थी या फिर दोनों। उसके बाद नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग। तो ऐसे कौन से ड्रग्स है या फिर केमिकल्स है जिसको हम पॉइजन की तरह निर्देश या फिर उसको पॉइजन की तरह हम उसे देखते हैं। तो दो लिस्ट है, पहला है लिस्ट ए जिसमें है एकोनाइट, आर्सेनिक, एट्रोपिन, बेलाडोना, कैंथराइट्स, क्लोरल हाइड्रेट्स, कोका, कोरोसिव सब्लिमेट, पोटेशियम साइनाइड, हेरोइन, डाइइथिल बार्बिटूरेट एसिड, डिजिटैलिस, इकोनाइन, लेड एंड नक्स वोमिका। और लिस्ट 2 है इसेंशियल ऑयल्स ऑफ आलमंड, एंटी मोनोकैल वाइन्स, ऑल बेरियम सॉल्ट एक्सेप्ट। तो इसमें एक्सेप्शन है, बेरियम सल्फेट को छोड़ के जितने भी बेरियम सॉल्ट है वो सारे पॉइजनस ड्रग्स में काउंट होते हैं। लिस्ट बी पॉइजनस ड्रग एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट, कार्बोलिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद नेक्स्ट, इश्यूज ऑफ वारंट। तो कौन वो सरकारी अधिकारी रहते हैं जो कि गुनेगारी का या फिर वारंट इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, सेकंड है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड थर्ड है पुलिस कमिश्नर। तो ये तीनों में से कोई भी एक गवर्नमेंट अधिकारी या फिर सरकारी अधिकारी वारंट इशू कर सकता है अगर कोई इंसान पॉइजन्स एक्ट 1919 के नियमों को तोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर फार्मास्यूटिक्स के आपको इजी लैंग्वेज में आर्टिकल चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।